नमस्कार, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अनुपात विश्लेषण की सैद्धांतिक जानकारी की बात करी, अनुपात के प्रकारों की बात करी, कार्यात्मक वर्गीकरण जो अनुपात का आपको बताया गया था उसमें मुख्य तौर पर तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, इनके बारे में हमने सैद्धांतिक जानकारी ली थी। आज के वीडियो से हम इनकी अंकित प्रश्नों की जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहला अनुपात हम लेने जा रहे हैं तरलता अनुपात। तरलता अनुपात वे अनुपात हैं जो संस्था की तरलता की जांच करे। अब सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि तरलता का मतलब क्या है। पिछली कक्षा में भी हमने बात की, तरलता अनुपात वे अनुपात होते हैं जो इस बात की जांच करते हैं कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं। इसकी कुछ आदर्श मात्राएं तय की गई है और इसमें मुख्य तौर पर दो प्रकार के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, एक चालू अनुपात और दूसरा तरल अनुपात। चालू अनुपात ऐसा अनुपात है जो कि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर बात की जाए तो चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य क्या संबंध है उसे स्पष्ट करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर चालू संपत्तियां क्या होती है। तो आपने कक्षा 11 में भी करंट असेट्स नाम का एक हेड बैलेंस शीट में पढ़ा है। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें एक वर्ष के भीतर भीतर रोकड़ में बदल लिया जाता है। एक वर्ष के भीतर भीतर वे संपत्तियां व्यापार को रोकड़ में प्राप्त हो जाती हैं और फिर से वापस से वो संपत्तियां वापस उसी रूप में ले लेती हैं और ये चक्र बार बार चलता रहता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा स्टॉक का। किसी भी व्यापारी का स्टॉक जो है वो खरीदा जाता है, फिर बिक जाता है तो वो रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है, फिर स्टॉक खरीदा जाएगा, फिर बिक जाएगा। इसी तरीके से देनदार वे हैं जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं। कुछ समय के लिए हमारा पैसा उनमें अटक जाता है और थोड़े समय बाद जब वो पैसा दे देते हैं तो वो रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद फिर से उधार माल बेचा जाएगा। तो ये क्रम व्यापार में निरंतर चलता रहता है। तो सामान्य संचालन में ये संपत्तियां लगी हुई होती हैं और थोड़े समय बाद बार बार रोकड़ में परिवर्तित होती रहती है और इनका रोकड़ में परिवर्तित होने का जो अधिकतम समय माना गया है वो 1 वर्ष माना गया है। चालू संपत्तियों में मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो कक्षा 11 में जो संपत्तियां आपने पढ़ी है, क्योंकि आपने वहां पर एकल व्यापार पढ़ा है, एकल व्यापार की बैलेंस शीट पढ़ी है और वहां पर कुछ गिनी चुनी मदें थी। जैसे बात की जाए तो देनदार, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश, बैंक बैलेंस, मुख्य तौर पर आपने वो ही मदें पड़ी है। लेकिन कक्षा 12 में व्यापार के और स्वरूपों के बारे में बात की जाएगी, साझेदारी फर्म के बारे में बात की जाएगी, कंपनी के बारे में बात की जाएगी। तो यहां पर मदों का और विस्तार हो गया है और भी बहुत सारी मदें हैं। जैसे अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक को यहां पर इन्वेंट्री कहा जाता है। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री भी आपको एक नहीं बल्कि 3 प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो इनकी अगर बात की जाए तो जो निर्माणी संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक निर्माणी संस्था, एक व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था वे संस्था है जो तैयार माल खरीदती हैं और जिस रूप में उसने खरीदा है उसी रूप में उसका विक्रय कर देती है। जबकि निर्माणी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो बाजार से कच्चा माल खरीदती हैं, फिर उससे माल तैयार करती हैं, फिर बेचती है। तो उनके पास 3 तरीके का माल हो सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर चालू संपत्तियों में और भी बहुत सारी मदें हैं। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, यहां डेटर और बीआर को जॉइंट में ट्रेड रिसीवेबल कहा गया है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एडवांसेस हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी मदें जो हैं वो चालू संपत्तियों में शामिल की गई है। चालू संपत्तियां, फिर बताना चाहूंगा, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां जो 1 वर्ष के भीतर भीतर काय में बदल जाएं, रोकड़ में बदल जाएं।
जाए। अब आप बात करेंगे कि सर चालू संपत्तियां तो ठीक है, समझ में आ गई, स्टॉक, देनदार, ये सब चालू संपत्तियां हैं क्योंकि एक वर्ष के भीतर भीतर सामान्यतः रोकड़ में बदल जाती हैं। लेकिन चालू दायित्व क्या होते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान व्यापार के सामान्य संचालन में आपको अधिकतम 12 माह की अवधि में करना है, यानी कि यहां आपको पैसा मिलेगा नहीं बल्कि आपको 12 माह के अंदर अंदर पैसा चुकाना है, वे चालू दायित्व कहलाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर आप क्रेडिटर ले सकते हैं, लेनदार, जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं। आप भी जानते हैं कि जिनसे हम उधार माल खरीदेंगे उन्हें कितने महीने में पैसा दे देंगे? 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 12 माह में हम उनका भुगतान कर देते हैं। इसके अलावा देय बिल है, जिन्हें आप बीपी कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी मदें अल्पकालीन दायित्वों के उदाहरण हैं। इसमें भी व्यापार के विस्तार के कारण, स्वरूप के विस्तार के कारण मदें बहुत सारी शामिल की गई है, जिनकी मदें हैं जैसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार के प्रोविजंस हैं, ये सभी मदें चालू दायित्वों में शामिल की जाती हैं। तो कुल मिलाकर चालू अनुपात ऐसा अनुपात जो चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अब आप बोलेंगे कि सर करंट रेशो में या तरलता की जांच करने के लिए करंट रेशो क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि तरलता की परिभाषा क्या है? संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में सक्षम है या नहीं है, यही तरलता है। तो यहां पर अल्पकालीन दायित्वों को ही तो देखना है। अल्पकालीन दायित्व क्या है? करंट लायबिलिटीज। अब उन्हें चुकाने के लिए संस्था में पैसा कहां से आएगा? संस्था में पैसा कहां से आएगा? ऐसी मदें या ऐसी चीजें जो आपको कम समय में पैसा दे, तो वो है चालू संपत्तियां। इसलिए चालू दायित्वों को चुकाने के लिए कौन व्यवस्था कर सकता है व्यवसाय में? चालू संपत्तियां व्यवस्था कर सकती है। इसलिए चालू अनुपात में, करंट रेशो में, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का आपस में संबंध देखा जाता है। यह देखा जाता है कि वो आपस में एक दूसरे से कितनी ज्यादा गुनी है। इससे पता चल जाएगा कि संस्था अपने करंट लायबिलिटीज को समय से चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। इसी के साथ साथ एक संबंध और आप यहां पर ध्यान रखें, आपकी बुक्स में से स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का जो अंतर है वो कार्यशील पूंजी है। ऐसा क्यों कहा गया? पूंजी कौन लगाता है? पूंजी स्वामी लगाता है। तो कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का अंतर क्यों है? तो जरा समझें। कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का अंतर इसलिए कहा गया है क्योंकि चालू संपत्तियों में पैसा व्यापारी के द्वारा लगाया गया है, स्वामी के द्वारा लगाया गया है, जबकि चालू दायित्वों में पैसा लगाया नहीं गया बल्कि लोगों से उधार लिया गया है। सपोज दैट मेरी चालू संपत्तियां 1 लाख है, इसका मतलब मैंने व्यापार में चालू संपत्तियों में 1 लाख रुपए लगाया, तो मेरी पूंजी 1 लाख होनी चाहिए चालू संपत्तियों के रूप में, लेकिन नहीं, मैंने 40,000 रुपए चालू दायित्व के रूप में बाजार से उधार ले लिए। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो मेरे तो 60,000 रुपए ही लगे हैं। इसलिए यहां पर कार्यशील पूंजी किसे कहा जाएगा? चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बहुत ही काम का सूत्र है, आप इसे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और मैं तो यह भी कहूंगा कि आपके कॉपी में इसे मुख्य सूत्र के रूप में आप नोट कर ले। चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चालू अनुपात के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम इसका अंकित प्रश्न लेने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बात बताना चाहूंगा कि चालू अनुपात की आदर्श मात्रा क्या है। चालू अनुपात की आदर्श मात्रा वित्तीय विश्लेषकों ने 2:1 तय की है। इसका मतलब यदि आपके चालू दायित्व 1 रुपया है तो कम से कम आपकी चालू संपत्तियां 2 रुपए होनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर जब चालू दायित्वों के द्वारा राशि की मांग की जाए तो कम से कम आप 2 रुपए में से 1 रुपया रोकड़ में बदलकर उनका भुगतान कर सकें। अगर आपकी चालू संपत्तियां भी 1 रुपया होंगी और चालू दायित्व भी 1 रुपया होंगे तो क्या गारंटी है कि सारी चालू संपत्तियां तुरंत कैश में बदल जाएंगी?
इसलिए यह ध्यान रखें कि चालू अनुपात की जो आदर्श मात्रा है वो 2:1 तय की गई है। आदर्श मात्रा का मतलब इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर इससे कम होगा तो संस्था की अल्पकालीन जो शोधन क्षमता है वो कमजोर मानी जाएगी। यह मानी जाएगी कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगी अगर संस्था को इमीडिएटली तुरंत पैसों का भुगतान करना पड़े। तो आइए अब चालू करते हैं करंट रेशो का आपकी जो पुस्तक है उसका पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित से चालू अनुपात की गणना कीजिए, जिसमें स्टूडेंट्स कुल संपत्तियां 2 लाख दे रखी हैं। गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट असेट्स यानी करंट असेट्स को हटाकर जो चालू संपत्ति नहीं है यानी जिन्हें 12 माह के अंदर रोकड़ में नहीं बदला जा सकता, वो संपत्तियां हैं 1,10,000। अंशधारियों के कोष 1,25,000, शेयर होल्डर फंड जिसे कहा जाता है। गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटी वो दी गई है 30,000 रुपए। अब अगर बात की जाए तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद अगर मैं करंट रेशो के फॉर्मूले की बात करूं तो अभी अभी हमने बात करी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इसका सूत्र है, लेकिन यहां पर प्रश्न में अगर देखा जाए तो ना तो करंट असेट्स है और ना ही करंट लायबिलिटीज है। लेकिन अगर बात की जाए तो यह तो पक्का है कि प्रश्न की सूचनाओं से उन मदों को ज्ञात किया जा सकता है। अब इसको इजी करने के लिए मैं आपको बैलेंस शीट अप्रोच से इसे सॉल्व करना सिखाता हूं। जरा ध्यान दें, नए फॉर्मेट के अनुसार जो बैलेंस शीट बनाई गई है उसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें 3 मदें हैं। एक है शेयर होल्डर फंड, दूसरी जो मद है वो है NCL, शॉर्ट में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरी जो मद है वो है CL यानी कि करंट लायबिलिटीज। ये मुख्य वैसे बहुत सारी मदें हैं लेकिन मैंने मुख्य मदें ली हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में ये 3 मुख्य हेडिंग है और असेट साइड में अगर बात की जाए तो पहली जो हेडिंग है वो है NCA यानी नॉन करंट असेट्स और दूसरी जो हेडिंग है वो है CA यानी कि करंट असेट्स। अब अगर बात करूं, हम जानते हैं कि बैलेंस शीट दोनों तरफ से बराबर होती है, इसका जो योग आता है वो दोनों तरफ से क्या आता है, इक्वल आता है। तो अगर बात की जाए तो आपको दिया गया है सूचनाओं के अकॉर्डिंग कुल संपत्तियां 2 लाख, और अगर कुल संपत्तियां 2 लाख हैं तो कुल दायित्व भी कितने होंगे, 2 लाख। अब यहां मुख्य बात यह है कि जो जो सूचनाएं आपको दी गई हैं वो इसमें आप भर दीजिए। आपको दिया गया है गैर चालू संपत्तियां 1,10,000, साथ ही साथ आपको दिया गया है नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि दी गई है 30,000। इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो अंशधारियों का कोष शेयर होल्डर फंड आपको दिया गया है 1,25,000। अब केवल यहां पर 2 मदें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं। वो 2 मदें कौन कौन सी हैं, एक है करंट लायबिलिटीज और दूसरी मद है करंट असेट्स। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इसका टोटल 2 लाख है जिसमें से एक मद आपको 1,10,000 पता है, तो दूसरी मद अंडरस्टूड है कि जो करंट असेट्स की राशि होगी वो 90,000 होगी। यहां पर अगर बात की जाए तो जो लायबिलिटीज का योग है वो भी 2 लाख है, जिसमें से 3 मदों में से 2 मदें जिनका योग 1,55,000 आ रहा है। इसका मतलब जो करंट लायबिलिटीज है वो 45,000 होगी। लेकिन अब बात आती है कि इसे एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, तो फॉर्मूला बना लीजिए। टोटल असेट्स में से NCA घटा दीजिए, टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स घटा दीजिए जो दे रखी है 1,10,000, तो आपकी करंट असेट्स आ जाएगी 90,000। इसी तरीके से टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स ही ले लेते हैं, उसमें से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज घटा दीजिए तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 45,000। इससे इजी तरीका इस प्रश्न को करने का नहीं है स्टूडेंट्स, और मैं ये समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी क्योंकि बैलेंस शीट की नॉलेज आपने कक्षा 11 में ली है। हां, ये जरूर है कि मैंने जो बैलेंस शीट बनाई है वो नए फॉर्मेट में बनाई है, क्योंकि अब बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना
होगा। चलिए अब बात करते हैं इसका वर्किंग नोट किस तरीके से तैयार करेंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो जरा ध्यान दें, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया कि करंट असेट्स बराबर टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स। और आपने अभी बैलेंस शीट में देखा कि जो टोटल असेट्स है वो 2 लाख है और जो नॉन करंट असेट्स है वो 1,10,000 है। तो आपकी जो करंट असेट्स है वो 90,000 हो गई। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो करंट लायबिलिटीज भी टोटल असेट्स में से क्या घटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड जिसकी राशि है 25,000 और नॉन करंट लायबिलिटीज जिसकी राशि है 30,000। इन दोनों का योग 1,55,000 है। और जब आप 2 लाख में से 1,55,000 को लेस करेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज निकल कर आएगी 45,000। अब करंट रेशो निकालने के लिए आपके पास करंट असेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी है। तो यहां अगर बात की जाए तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और दोनों का वर्किंग नोट आपने तैयार कर दिया है। वर्किंग नोट जरूर लगाएं, जिस तरीके की कैलकुलेशन आपको सिखाई गई है। बैलेंस शीट अप्रोच केवल आपको समझाने के लिए थी, उसका प्रेजेंटेशन आपको फॉर्मूले के रूप में ही करना है। करंट असेट्स जो दी गई है या मालूम आपने की है 90,000 और करंट लायबिलिटीज जो आपने फॉर्मूले से मालूम करी है वो आई है 45,000। तो ये करंट रेशो निकल कर आता है 2:1। अगर आपसे पूछा जाए कि इस संस्था के अल्पकालीन शोधन क्षमता की व्याख्या कीजिए तो इस अनुपात को देखते हुए आप कहेंगे कि संस्था की जो अल्पकालीन शोधन क्षमता है वो अच्छी है, विश्वसनीय है, क्योंकि ये आदर्श मात्रा पर खरी उतरती है। या तो अनुपात की जो मात्रा है वो 2:1 होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब तरलता अनुपात का दूसरा मुख्य अनुपात हम लेने जा रहे हैं जो कि है तरल अनुपात, त्वरित अनुपात। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि अम्ल परख अनुपात, इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। और संस्था की सही तरलता की जानकारी वास्तविक रूप में यही अनुपात देता है। तरल अनुपात वास्तविक रूप में इस बात की जांच करता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को तुरंत चुका पाएगी या नहीं। करंट रेशो तो यह बताएगा कि वर्ष भर के भीतर भीतर चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, जबकि जो क्विक रेशो है, जो तरल अनुपात है, वो ये बताएगा कि आज इमीडिएटली यदि कोई करंट लायबिलिटी पैसा मांग ले तो हम पैसा चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तो यहां पर बात की जाए तो तरल अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। और अगर इसकी सूत्र की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात आएगी कि सर ये लिक्विड एसेट्स क्या है, ये तो आज तक हमने नहीं सुनी है। तो लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स का ही पार्ट है। करंट असेट्स की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें 1 वर्ष के भीतर भीतर रोकड़ में बदला जा सकता है, जबकि तरल संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें व्यापार में तुरंत कैश में बदला जा सकता है। यानी अगर जरूरत हो तो हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर या आने वाले 2-3 दिन के अंदर जैसी आवश्यकता है वैसे हम इन्हें तुरंत रोकड़ में बदल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी असेट्स जो हैं वो लिक्विड असेट्स होती हैं। तो जो जो आपकी करंट असेट्स हैं, अभी पिछले में जैसे मैंने आपको कहा डेटर है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सभी करंट असेट्स होती हैं। लेकिन सभी करंट असेट्स लिक्विड असेट्स नहीं होगी, क्योंकि इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो वे संपत्तियां जो तुरंत कैश में बदल जाएं, और करंट असेट्स में 2 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें तुरंत कैश में नहीं बदला जा सकता। एक आपकी स्टॉक और दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्हें 12 माह के अंदर अंदर तो रोकड़ में बदला जा सकता है लेकिन तुरंत नहीं बदला जा सकता। तो अगर लिक्विड असेट्स में आपको ज्ञात करनी है, लिक्विड असेट्स अगर आपको ज्ञात करनी है तो करंट असेट्स में से 2 मदें हटा दीजिए, उन्हें आपको शामिल नहीं करना है। वो क्या क्या है? स्टॉक
और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि स्टॉक भी तुरंत नहीं बेचा जा सकता, वो भी ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्रय करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कैश में नहीं बदलते हैं। हाँ, आने वाले समय में उन प्रीपेड एक्सपेंसेस का संस्था को फायदा जरूर मिलता है, लेकिन वो तुरंत रोकड़ में बदले नहीं जा सकते हैं। इस अनुपात की अगर आदर्श मात्रा की मैं बात करूं तो आदर्श मात्रा है वो जो 2:1 तो करंट रेशो की है, और इसकी मात्रा जो है वो 1:1 है, यानी संस्था कि करंट लायबिलिटीज अगर लिक्विड असेट्स के इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो यह माना जाता है कि संस्था की जो अल्पकालीन शोधन क्षमता है वो अच्छी है। यहां बात करें तो तरल संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से जिन्हें शीघ्र ही नकद अथवा नकद तुल्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, तुरंत फटाफट कैश में बदला। अतः तरल संपत्तियों में स्कंद तथा पूर्वदत्त व्ययों को छोड़कर, स्कंद और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर शेष सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है। इन मदों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किन मदों को? स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप शीघ्र रोकड़ में 12 माह के अंदर तो बदल लेंगे, लेकिन शीघ्र नहीं बदल पाएंगे। तरल संपत्तियों में ये संपत्तियां शामिल होगी, इसमें से स्टॉक और प्रीपेड को हटाया गया, बाकी वही लिस्ट है। यह फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें। भाई मदे तो आपको पता है कि जो डेटर है, जो कैश है, जो बैंक बैलेंस है, उनको लिक्विड असेट्स में शामिल करना है, लेकिन यह फॉर्मूला ध्यान रखें, हम बहुत काम आएगा। करंट असेट्स, अगर आपको समूह नहीं दिया गया, मदों के बारे में अलग अलग सूचना नहीं दी गई, आपको दिया गया किस संस्था की संपत्तियां, जो चालू संपत्तियां वो 2 लाख है, उसका स्टॉक 40,000 है, बताइए लिक्विड असेट्स कितनी है? तो आपको पता है कि अगर चालू संपत्तियां बोला है तो उसमें स्टॉक शामिल है, जबकि लिक्विड असेट्स में स्टॉक शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? आप करंट असेट्स में से स्टॉक को अलग कर दीजिए। इसलिए लिक्विड असेट्स का एक ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये अनुपात आदर्श मात्रा में 1:1 माना जाता है। अब बात करते हैं थ्योरिकली, एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, चालू अनुपात व त्वरित अनुपात में अंतर। तो अगर आपने मेरा पिछला जो 10-15 मिनट का जो व्याख्यान है वो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसके अंतर यूं ही बता सकते हैं। जैसे संबंध की अगर बात करें तो चालू अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध बताता है, जबकि तरल अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध बताता है। उद्देश्य, जो चालू अनुपात है वो इस उद्देश्य से ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को 1 वर्ष के भीतर चुकाने के लिए सक्षम है या नहीं है, जबकि तरल अनुपात का उद्देश्य यह है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को तुरंत चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। तीसरी बात करें तो आदर्श मात्रा, आदर्श मात्रा करंट रेशो की 2:1 है, चालू अनुपात की 2:1 है, जबकि लिक्विड रेशो तरल अनुपात की 1:1 है। इसी के साथ साथ सही आर्थिक स्थिति का चित्रण, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि तरल अनुपात और चालू अनुपात में सही आर्थिक स्थिति का चित्रण कौन सा अनुपात करेगा, तो दोनों ही अनुपात संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सही आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सही आर्थिक स्थिति का चित्रण जो है, ज्यादा सटीक जानकारी जो है वो तरल अनुपात देता है। तो ये 4 अंतर आप ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का हर तरीके से यह प्रश्न आ चुका है। तो थ्योरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे अपने नोट्स में भी शामिल किया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसके बारे में बात करेंगे। नरेश लिमिटेड का 31 मार्च 2017 का चिट्ठा निम्न है। आपको बैलेंस शीट दी गई है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड 1,20,000, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 50,000 और करंट लायबिलिटीज में 2 मदें दे रखी, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि 25,000 और 50,000 दिए गए हैं। इसके बाद में बात की जाए तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स आपको दी गई हैं 1,35,000 और करंट असेट्स के रूप में आपको 4 मदें दी गई हैं। इन्वेंट्री जिसका मतलब होता है स्टॉक, यहां पर स्टॉक के लिए इन्वेंट्री वर्ड भी यूज किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,500 और अदर करंट असेट्स जिसके ब्रैकेट में दिया गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि है 2,500 रुपए। और आपसे 2 अनुपातों की गणना की बात कर रहा है, चालू अनुपात और तरल अनुपात। तो जैसा कि हमने
बात की कि चालू अनुपात करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जब करंट असेट्स की बात की जाएगी तो ये चारों ही मदें करंट असेट्स हैं, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट असेट्स जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो करंट असेट्स, और करंट लाइबिलिटीज की ये दो मदें हैं जिसमें आपको दे रखा है ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन जब बात की जाएगी तरल अनुपात की, लिक्विड रेशो की, तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जैसा कि आपको बता दिया गया है, लिक्विड असेट्स का मतलब है सभी करंट असेट्स, केवल दो करंट असेट्स को छोड़कर, एक इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों संपत्तियां लिक्विड असेट्स नहीं होती हैं, क्योंकि तरल संपत्तियां लिक्विड असेट्स वे असेट्स होती हैं जिन्हें तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता है, जबकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को तुरंत रोकड़ में नहीं बदला जा सकता। इसलिए इन्हें चालू संपत्ति तो मानते हैं लेकिन लिक्विड असेट्स का यह भाग नहीं है। तो आइए वर्किंग नोट तैयार करते हैं। सबसे पहले करंट असेट्स में आपकी चारों असेट्स शामिल होगी। तो यहां अगर बात की जाए तो इन्वेंट्री 30,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 15,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,500 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो वो आपको दिए हुए हैं 2500 रुपए। और जब आप इनका योग लगाते हैं तो ये योग आता है 65,000 रुपए। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज जैसे स्पष्ट तौर पर आपको दे रखी है, 25,000 और साथ ही साथ 5,000, इनका योग आता है 30,000। अगर मैं बात करूं लिक्विड असेट्स की, तो लिक्विड असेट्स दो तरीके से निकाली जा सकती है। या तो आपने जो करंट असेट्स 65,000 मालूम की है, इसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, या फिर आप स्टॉक और प्रीपेड को लीजिए ही मत, केवल आप ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ले लीजिए और स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मत लीजिए। दो तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों तरीके आपको ध्यान रखने होंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर लिक्विड असेट्स में कौन कौन सी असेट्स शामिल होगी? ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिनका अमाउंट है 15,000 और 17,500। तो आइए बात करते हैं। ये आ गई आपके ट्रेड रिसीवेबल 15,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 17,500, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 32,500। अब बात करते हैं इनके अनुपातों की। तो दो अनुपात आपको निकालने हैं। एक आपका है करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स की बात की जाए तो वो आपने फाइंड आउट की है 65,000, और करंट लायबिलिटीज की बात की जाए तो वो आपने फाइंड आउट की है 30,000। और इसको जब आप हल करते हैं तो ये आता है 2.17:1। ये आपका करंट रेशो हुआ। दूसरे की बात करें तो अब है आपका लिक्विड रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड असेट्स की बात की जाए तो लिक्विड असेट्स आपने मालूम की है 32,500। एक 0.08:1। अगर यहां पर इन दोनों ही अनुपातों से आपको अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि ये जो कंपनी है नरेश लिमिटेड, इसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है, क्योंकि इसका जो चालू अनुपात है वो है 2.17:1, और जो
तरल अनुपात है वो है 1.08 अनुपात 1, जो कि दोनों ही आदर्श मात्रा को पूरा करते हैं, क्योंकि चालू अनुपात की आदर्श मात्रा 2:1 है और तरल अनुपात की आदर्श मात्रा 1:1 है। और अगर कोई संस्था इन अनुपातों को आदर्श मात्रा के बराबर या इससे ऊपर प्राप्त कर लेती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है। आइए तरल अनुपात और चालू अनुपात को और अच्छे ढंग से समझने के लिए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण संख्या 3, एक्स लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहां किसी अनुपात का नाम नहीं दिया गया, यहां यह नहीं बताया गया कि चालू अनुपात और तरल अनुपात ज्ञात कीजिए, केवल क्या कहा गया, तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संस्था की तरलता की जांच करने के लिए दो तरीके के अनुपात निकाले जाते हैं, पहला अनुपात चालू अनुपात और दूसरा अनुपात त्वरित या तरल अनुपात। तो इस एग्जाम्पल में आपको दोनों अनुपातों की गणना करनी होगी। तो आइए दी गई सूचनाओं के बारे में बात करते हैं। दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन आपको 5,60,000, अल्पकालीन ऋण यानी कि ये बैंक ओडी है 50,000, अल्पकालीन आयोजन प्रोविजंस 3 तरीके के दे रखे हैं, प्रस्तावित लाभांश, कर आयोजन और अग्रिम आयकर, ये करंट असेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज नहीं है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, केवल आपको एक लिस्ट बनाकर सूचना दी गई है। व्यापारिक देयताएं जिन्हें आप क्रेडिटर और बीपी कहते हैं 2,40,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000 है और प्रपोज्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल जो है वो 60,000 रुपए का है। इधर बात की जाए तो गुडविल, ख्याति, मूर्त स्थायी संपत्तियां, व्यापारिक विनियोग, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो यहां पर हमको दी गई सूचनाओं में से करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड असेट्स को छांटना होगा। तो आइए पहले बात करते हैं करंट असेट्स की। ख्याति एक फिक्स असेट्स है, वो भी इंटेंजिबल। स्थायी संपत्तियां लिखी हुई है तो ये भी फिक्स असेट्स है। व्यापारिक विनियोग जब तक करंट नहीं लिखा हुआ है तब तक ये भी एक फिक्स असेट्स मान सकते हैं या एक नॉन करंट असेट्स इसे मान सकते हैं। यहां अगर बात की जाए तो विपणन योग्य प्रतिभूतियां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्हें तुरंत मार्केट में बेचा जा सकता है, इसलिए करंट असेट्स है। स्टॉक करंट असेट्स होती है, डेटर करंट असेट्स होते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट असेट्स होते हैं। तो आइए पहले, और एक इधर दे रखा है एडवांस टैक्स, जिसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लिक्विड असेट्स दो मदों को हमें हटाना होगा, एक आपका स्टॉक होगा और एक आपका अग्रिम आयकर जो यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा। तो बात करते हैं करंट असेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि हमें दे रखी है 80,000, इन्वेंट्रीज जो कि हमें दे रखी है 7,80,000, डेटर 4 लाख के दिए गए हैं जिस पर 40,000 का प्रोविजन बना हुआ है, तो उसको लेस करके लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रोविजन का मतलब 40,000 रुपए डूबने की संभावना है, तो वो देनदारों की श्रेणी में नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 1,60,000 और अग्रिम आयकर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 60,000। जब आप इसको हल कर लेते हैं तो आप ये पाते हैं कि 14,40,000 करंट असेट्स का योग आपके आ रहा है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। तो एग्जांपल में अगर देखें तो दीर्घकालीन ऋण करंट लायबिलिटीज नहीं होता है, अल्पकालीन ऋण करंट लायबिलिटीज है, अल्पकालीन आयोजन में प्रस्तावित लाभांश और कर आयोजन करंट लायबिलिटी है, व्यापारिक देयताएं करंट लायबिलिटी है, देय किराया करंट लायबिलिटी है, देय लाभांश करंट लायबिलिटी है। तो आइए इसका वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि 50,000 दे रखा है, उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड जो कि 30,000 दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि 80,000 दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि 2,40,000 दे रखा है, रेंट पेएबल जो कि 20,000 दे रखा है और डिविडेंड पेएबल जो कि 60,000 आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब अगर इसका योग लगाते हैं तो इसका योग आपका हो रहा है 4,80,000। साथ ही साथ अगर बात करें
तो हमें लिक्विड असेट्स भी यहां पर चाहिए होगी। और लिक्विड असेट्स में अगर बात करें तो लिक्विड असेट्स में अगर देखा जाए तो कौन सी असेट्स को नहीं लेना है, तो लिक्विड असेट्स में एक तो आपको एडवांस इनकम टैक्स और एक आपको इन्वेंट्री, इन दोनों मदों को नहीं लेना है। तो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो 60,000 है और स्टॉक जो है वो है 7,80,000। यदि हम इन दोनों मदों को हटा देंगे तो इन दोनों का योग आ रहा है 8,40,000। 14,40 में से जब आप इन्हें हटा देंगे तो आपकी जो लिक्विड असेट्स आएगी स्टूडेंट्स, वो यहां पर आएगी 6 लाख रुपए। समझ गए होंगे मैंने क्या किया, 14,40,000 में से इन दोनों को हटा दिया क्योंकि ये तरल संपत्ति का भाग नहीं है, करंट असेट्स का भाग है लेकिन तरल संपत्ति का भाग नहीं है। आइए अब दोनों प्रकार के रेशो हम निकाल लेते हैं। करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और अगर हम अपने वर्किंग नोट्स में जाते हैं तो हमारी करंट असेट्स 14,40,000 है और करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो वो 4,80,000 है। और जब आप इसे भाग देते हैं और इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर आता है 3:1, यानी आपकी करंट लायबिलिटीज की तुलना में आपकी करंट असेट्स जो है वो तिगुनी है। दूसरा रेशो कौन सा है, लिक्विड रेशो। बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स जैसा आपको वर्किंग नोट में बता दिया गया है 6 लाख और करंट लायबिलिटी आपको 4,80,000। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर आता है 1.25:1, यानी आपकी करंट लायबिलिटी 1 की तुलना में आपकी जो लिक्विड असेट्स है वो 1.25 होगी। दोनों ही अनुपात आपको समझ में आए होंगे और अनुपातों की अगर समीक्षा की जाए तो इस संस्था की भी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है क्योंकि दोनों ही अनुपात आदर्श मात्रा को पूरा करते हैं। अब बात करने जिस एग्जाम्पल की हम बात करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, उसके लिए आपको पहले जो मैंने बात शेयर की है आपसे और उसे कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी बात करने जा रहा हूं, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यह फॉर्मूला अगले एग्जाम्पल में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत चीजें इस उदाहरण में आसान होगी। तो अब बात करते हैं आपकी बुक के उदाहरण संख्या 4 की। निम्न परिस्थितियों में चालू अनुपात और त्वरित अनुपात का परिकलन कीजिए। दोनों तरीके के अनुपात निकालने हैं और इसमें 3 पार्ट्स क्वेश्चन के दे रखे हैं। तो पहले बात करते हैं ए पार्ट की। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर आपको करंट असेट्स दी गई हैं 2 लाख, स्टॉक 1 लाख। यहां मैं यहीं पर बता देना चाहूंगा, जब आपको करंट असेट्स 2 लाख दी हुई है और इसके आगे अदर शब्द नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, स्टॉक इसमें शामिल है। तो जो करंट असेट्स है वो 2 लाख है और इसी में शामिल है स्टॉक जिसकी राशि कितनी है 1 लाख और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल दिया गया है 1,20,000। और इन तीनों सूचनाओं की सहायता से आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां मुझे करंट असेट्स तो नजर आती है लेकिन ना ही मेरे पास लिक्विड असेट्स है और ना ही मेरे पास करंट लायबिलिटीज है। तो आइए पहले उन्हें निकालते हैं। इन 3 सूचनाओं को ध्यान में रखें। आपको करंट असेट्स दी गई हैं 2 लाख, आपको स्टॉक दिया गया है 1 लाख और आपको वर्किंग कैपिटल दी गई है 1,20,000। इनकी सहायता से पहले हमें निकालनी होगी लिक्विड असेट्स और
करंट लायबिलिटीज, फिर हम बात करेंगे रेशो की। तो यहां बात करें तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में अवेलेबल है कितनी, 1,20,000। आपको करंट असेट्स भी क्वेश्चन में अवेलेबल है कितनी, 2 लाख। सीएल आपको दी हुई नहीं है, इसे एक्स मान लें जैसा कि आप मैथ में 10th क्लास में किया करते थे, या फिर केवल सीएल ही लिख दें और अब इसका पक्षांतरण कर लें। सीएल उधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और 2 लाख में से 1,20,000 को लेस अगर आप करेंगे तो आपकी सीएल की राशि निकल कर आएगी 80,000। करंट रेशो निकालने के लिए अब हमारे पास दोनों सूचनाएं हैं, करंट असेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी। और अगर आप इसे चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्योंकि कार्यशील पूंजी का मतलब होता है चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का अंतर। यहां पर आपकी करंट असेट्स जो है वो 2 लाख है और आपने जो करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट की है वो है 80,000। 2 लाख में से जब आप 80,000 घटाएंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का जो मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा 1,20,000, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो प्रश्न में जो सूचना दी गई है वो आपकी इस चीज से वेरीफाई हो रही है। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लिक्विड असेट्स की। लिक्विड असेट्स या तो सीधी सीधी दी जाएं, जैसे पिछले एग्जांपल में दी गई थी, भाई डेटर है, कैश है, बैंक है, ये। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक फॉर्मूला आपको विशेष तौर पर नोट करवाया था कि लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर आप करंट असेट्स में से घटा दें तो चालू संपत्तियां किस में बदल जाती हैं, लिक्विड असेट्स में बदल जाती हैं। यहां प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो उन्हें शून्य माने और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखें, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। करंट असेट्स आपको दी गई है 2 लाख, स्टॉक आपको दिया गया है 1 लाख, तो आपकी जो लिक्विड असेट्स है वो भी आ जाएगी 1 लाख। अब अगर बात की जाए तो आपकी वर्किंग कैपिटल से आपने करंट लायबिलिटीज भी निकाल ली और लिक्विड असेट्स भी निकाल ली। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि जो रेशोज आपको निकालने हैं, तो हम बात करते हैं करंट रेशो। करंट रेशो की अगर बात की जाए तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स 2 लाख और करंट लायबिलिटीज आपने मालूम की है 80,000, और जब आप इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2.5:1। इसी तरीके से बात करते हैं लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो की अगर बात की जाए तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स की वैल्यू आपने 1 लाख मालूम की है और करंट लायबिलिटीज आपको पता है 80,000, तो आपका उत्तर निकल कर आता है 1.25:1। ये आपका ए पॉइंट सॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपने इस तरीके से वर्किंग कैपिटल की सूत्र की सहायता से आपने करंट असेट्स से और वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटीज ज्ञात की और लिक्विड असेट्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया। अब बढ़ते हैं इसके बी बिंदु की ओर। इसमें आपको लिक्विड असेट्स दी गई हैं 1 लाख, लिक्विड असेट्स 1 लाख दी गई है। लिक्विड असेट्स तरल संपत्तियां, इसका मतलब इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल नहीं है। स्टॉक आपको दिया गया है 15,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दी गई है 5,000 और वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 64,000। आइए इन चारों सूचनाओं से फिर से वही वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो करंट असेट्स जो है, बिल्कुल करंट असेट्स किससे मिलकर बनेगी, दी गई सूचनाओं के अकॉर्डिंग लिक्विड असेट्स स्टॉक और प्रीपेड को जोड़ देंगे। लिक्विड असेट्स स्टॉक और प्रीपेड को जोड़ देंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, करंट असेट्स में चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड असेट्स स्टॉक और प्रीपेड के लिए अगर बात की जाए तो आपको लिक्विड असेट्स दी गई है 1 लाख, स्टॉक आपको दिया गया है 1 लाख, स्टॉक आपको दिया गया है 15,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 5,000। तो आपकी करंट असेट्स की वैल्यू हो गई 1,20,000। साथ ही साथ बात करना चाहेंगे आपके पास क्या क्या फाइंड आउट हो गया। करंट असेट्स आपको फाइंड आउट हो गई है,
साथ ही साथ लिक्विड एसेट्स आपको फाइंड आउट हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों का आधार है, दोनों का बेस है, करंट लायबिलिटीज, वो किससे मालूम करेंगे? आपको दी गई है 64,000 की वर्किंग कैपिटल, उसकी सहायता से हम करंट लायबिलिटीज पिछले एग्जांपल की तरह निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 64,000, करंट असेट्स आपने फाइंड आउट कर ली है 1,20,000 और सीएल को सीएल रहने दीजिए, पक्षांतरण कर कर इसे हल कर लीजिए। तो आपकी करंट लायबिलिटीज इस उदाहरण 4 के बी पॉइंट में निकल कर आती है 56,000। अब आपके पास लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है 1 लाख, करंट एसेट्स अवेलेबल है 1,20,000 और करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है 56,000। तो अब रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो करंट असेट्स जो दिया गया है वो आपने मालूम किया है 1,20,000 और करंट लायबिलिटीज जो आपने मालूम करी है वो है 56,000। 1,20,000 में 56,000 का जब आप भाग देते हैं तो ये निकल कर आता है आपके 2.17:1। इसी के साथ साथ बात करना चाहेंगे लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड असेट्स जो आपको क्वेश्चन में ही दी गई हैं 1 लाख और करंट लायबिलिटीज आपने मालूम करी है 56,000। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर आता है 1.79:1। 785 के आसपास होगा, जिसे आप 785 को 1.79 में चेंज कर सकते हैं। ये आपका बी पॉइंट हल हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 के सी पॉइंट की। तो अगर एग्जाम्पल 4 के सी पॉइंट की बात की जाए तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा, इस बार हमें करंट लायबिलिटीज दी गई है 1 लाख, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 10,000। पहले ये क्लियर कर देना चाहूंगा, यहां लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज अगर लिखा हुआ होता अदर करंट लायबिलिटीज तो इट मींस क्रेडिटर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में तो क्रेडिटर पहले से ही शामिल होता है, तो यह आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। स्टॉक आपको दिया गया है 1 लाख और वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 3 लाख। तो आपके 3 डेटा काम के हैं, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, स्टॉक 1 लाख और वर्किंग कैपिटल 3 लाख। इनकी सहायता से हमें यहां पर क्या क्या निकालना है? एक निकालना है करंट असेट्स और एक निकालना है हमें लिक्विड असेट्स। चलिए तो बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको दी गई है 1 लाख और इस बार जो गायब की गई है वो CA यानी करंट असेट्स। आइए पक्षांतरण कर लेते हैं। करंट असेट्स माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख, CA इज इक्वल टू माइनस का 4 लाख, यानी कि यहां पर करंट असेट्स की राशि है 4 लाख। अब बात करते हैं, हमें चाहिए लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स के लिए क्या करना होगा? आपको लिक्विड असेट्स के लिए करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना होगा। तो यहां अगर बात की जाए तो लिक्विड असेट्स में से स्टॉक ही लेस होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जब नहीं दिए जाते तो उन्हें शून्य मानना है। तो आपने करंट असेट्स जो मालूम करी है वो 4 लाख है और स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। तो आपकी जो लिक्विड असेट्स निकल कर आती हैं वो निकल कर आती है 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनके रेशियोज की। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख,
उत्तर निकल कर आता है 4:1। लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां अगर बात की जाए तो लिक्विड एसेट्स आपने फाइंड आउट की है 3 लाख और करंट लायबिलिटीज आपको प्रश्न में दी गई है 1 लाख, तो आपका उत्तर निकल कर आता है 3:1। बहुत ही विशेष प्रश्न है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, बहुत ही आसान है। अगर आप वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं तरलता अनुपात का। लास्ट उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है और बहुत ही आसान है। जरा बात करते हैं उदाहरण संख्या 5। यदि चालू अनुपात 2.5 गुना है, ये गुना से आप परेशान ना हो, यानी चालू अनुपात 2.5:1 है और चालू दायित्व 80,000 है, तो चालू संपत्तियां ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखिएगा। करंट रेशो आप सभी जानते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको उत्तर दिया हुआ है 2.5:1, अपॉन में लगा दें, और सीए आपको नहीं दी गई है तो सीए को सीए लिख दें, और सीएल आपको दी गई है 80,000। बहुत ही आसान। सीए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो करंट असेट्स जो आपकी आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2 लाख रुपए। आप चाहें तो इस प्रश्न की जांच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? आपको करंट असेट्स पता चल चुकी है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको पता है 80,000। जब आप 2 लाख में 80, करंट रेशो निकाल लीजिए। करंट रेशो यहां पर कितना दिया गया है 2.5, तो आपका करंट रेशो भी इन डेटा से 2.5 आना चाहिए। तो जब आप 2 लाख में 80,000 का भाग देंगे तो आपका करंट रेशो निकल कर आएगा 2.5। इसी का दूसरा बिंदु जो है जिसमें चालू दायित्वों की गणना कीजिए, यदि चालू संपत्तियां 5 लाख, क्वेश्चन वो का वो है, लेकिन इस बार जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें सीएल देकर सीए पूछी गई थी, करंट लायबिलिटीज देकर करंट असेट्स पूछी गई थी, और अब की बार करंट असेट्स देकर करंट लायबिलिटीज पूछी गई है। तरीका वही होगा करने का। अगर बात करें करंट रेशो इज इक्वल टू सीए अपॉन सीएल। सीए आपको 5 लाख दी है, सीएल पूछी गई है, इसलिए सीएल को सीएल ही लिख दे, और रेशो की जो मात्रा दी गई है वो दी गई है 2 गुना, यानी 2:1, तो यहां लिख दें 2/1। जब ऐसा करें तो ये हो गया वज्रगुणा 2 CL इज इक्वल टू 5 लाख। CL बराबर 5 लाख। पांच लाख बटा 2,50,000। इसमें भी आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। करंट रेशो निकाल कर देखें, वो 2.5:1 आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की तरलता अनुपात की। तरलता अनुपात की अगर आप देखेंगे तो हमने हर तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया। एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक हम कर चुके हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर भी आप ध्यान रखें। तरलता अनुपात में हमने 2 तरीके के अनुपातों को ज्ञात किया, चालू अनुपात और तरल अनुपात। चालू अनुपात का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जबकि त्वरित अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आगे के वीडियो में अब हम बात करेंगे शोधन क्षमता अनुपातों की। इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।